आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनोहर महाजन की सुरीली दास्तान आवाजों के अफसाने की सुनी जाने वाली किताब अब आ चुकी है अपने 11वें पड़ाव पर, यानी एपिसोड 11 पर। मेरे संस्मरण और दिनेश चौधरी के कलम से निकले इस अफसाने का शीर्षक है आवाजों के पीछे की दुनिया और अमीन सायानी। अमीन सायानी साहब से अपना एक रिश्ता यह भी रहा कि बिनाका गीतमाला की शुरुआत उन्होंने की और रेडियो सिलोन पर इसे खत्म मैंने किया। वे इन दिनों अपनी कहानी लिखने में मशरूफ हैं। पता नहीं उनकी कहानी में अपना जिक्र हो या ना हो, पर अपनी कहानी उनके जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती। वे अपने लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की तरह रहे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। बाज मौकों पर मुझे आजमाया भी, ताने भी दिए। एक बार कहा कि "अ, मियाँ तुम जबलपुर लौट जाओ और गल्ले की दुकान खोल लो, अपनी गुंडाई भी वहीं कर लेना।" मैंने कहा, गल्ले की दुकान ही खोलनी है तो यहीं आपके दफ्तर के सामने खोलूंगा। रेडियो सिलोन का पुराना अनाउंसर जब सुरीली आवाज में चिल्ला चिल्ला कर सामान बेचेगा तो खूब ग्राहक आएंगे। मैं रूठ गया तो वे मनाने भी आए। कभी उदास हो तो याद कर लेते हैं, मैं पीनी हो तो जाम नहीं उठाते, भले इंसानों की तरह सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ से पीते हैं। वे अजात शत्रु रहे हैं, उनकी किसी से अदावत नहीं रही। संभवतः बहुत थोड़े लोगों को यह जानकारी है कि उनकी मां कुलसुम सयानी गांधी जी की निकट सहयोगी रहीं। शिक्षा को लेकर वे बहुत जोर देती थीं और इस हलके में उन्होंने बड़ा काम किया। मुंबई में उनके नाम पर एक सड़क भी है, कुलसुम सयानी रोड। वे दुनिया की सैर के लिए निकली थीं तो कोलंबो भी आई थीं और मैंने रेडियो सिलोन के लिए उनका इंटरव्यू भी किया था। बहुत प्यारी बातचीत थी, पर खेद है कि उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। अमीन साहब अब भी उसकी याद करते हैं। राहबर पत्रिका में अमीन साहब भी मां की मदद करते थे, प्रूफ देखने से लेकर बंडलों को रवाना करने तक। बड़े भाई हमीद सयानी भी। हमीद अंग्रेजी के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, बड़ा नाम था उनका। उनकी जो पिच अंग्रेजी में थी वही मैं हिंदी में लेकर आया था। वे रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के निर्देशकों में से एक थे और इस नाते कोलंबो आना जाना लगा रहता था। 5 सितारा होटलों में ठहरते थे और खाने पीने के इंतहाई शौकीन थे। उन्हें दही बड़े खाने की इच्छा हुई। अब कोलंबो के 5 सितारा होटल में दही बड़ा मिलने से तो रहा। उन्होंने कहा कि अगले दिन तुम्हारे यहां भोजन होगा और समापन की कार्रवाई दही बड़े के साथ। श्रीमती से कहकर दही बड़े तो मैंने बनवा लिए, पर तब अपना गुजारा गरीबी रेखा के आसपास होता था। घर में 2 कुर्सियां और एक सोफे जैसा कुछ था, डाइनिंग टेबल नहीं थी। हमीद साहब अपने सहयोगी हरिहरन साहब के साथ सूट में पधारे। सूट पहनकर भोजन के लिए नीचे बैठना संभव नहीं था। मैंने दोनों मेहमानों को एक एक लुंगी अता की। भोजन की तो तारीफ हुई, पर अमित साहब ने कहा, यार तेरे यहां दोबारा नहीं आएंगे, नीचे बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े भाई हमीद सयानी की नजरों से बचकर अमीन सयानी कभी कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। एक प्रोग्राम ओवल्टीन फुलवारी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसे चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण प्रस्तुत करते थे। संयोग से उस दिन विज्ञापन रिकॉर्ड करने वाले अनाउंसर गायब थे। प्रोड्यूसर की नजर अमीन सयानी पर पड़ी। उन्होंने कागज थमाकर अमीन साहब को माइक के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें सोचने विचारने का मौका भी नहीं दिया। उनकी तालीम अंग्रेजी में हुई थी और हिंदी गुजराती लहजे वाली थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने विज्ञापन रिकॉर्ड किया।
बदले में उन्हें ओवल्टीन का एक डिब्बा मिला। फिर कोलगेट रंग तरंग में वे मनमोहन कृष्ण के साथ चाचा भतीजा बनकर आने लगे। मामला कुछ जमने लगा। इसके कुछ दिनों बाद 7 गानों के साथ आधे घंटे का बिना का हिट परेड शुरू हुआ। यह साल 1952 के दिसंबर की 3 तारीख थी। इस प्रोग्राम को इतनी सफलता मिली कि लोगों के झमाझम खत आने लगे। इसकी अवधि को बढ़ाकर 1 घंटा करना पड़ा। आगे जो हुआ वो इतिहास है। तब अमीन साहब को इस प्रोग्राम के 25 रुपया मिलते थे। ओवल्टीन के डिब्बे की अब उन्हें जरूरत नहीं रह गई थी। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कई एशियाई मुल्कों के लोगों के बीच वे एक स्टार बन गए थे। मैं उन्हें जबलपुर के ओमती इलाके में साबू टी स्टॉल में सुना करता था। बुधवार को वहां अच्छा खासा मजमा जुट जाता। लोग सड़क पर खड़े होकर बिना का गीतमाला सुनते। तब कहां सोचा था कि एक दिन इन्हीं अमीन साहब के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा। यह भी एक संयोग ही था कि रेडियो सिलोन पर इस प्रोग्राम का समापन मैंने किया। अमीन साहब विदेश यात्रा पर थे। बिना का गीतमाला के बिखरे मोती नाम से ये 2 घंटे का प्रोग्राम था। इतिहास में पहली बार बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 दिनों तक ये मेरी आवाज में प्रसारित हुआ। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। अमीन साहब लौटे तो उन्होंने दोबारा इसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया, पर यह उल्लेख करना शायद भूल गए कि इसकी स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी थी। एशियाई मुल्कों में रेडियो सिलोन के कोई 7 करोड़ नियमित श्रोता बताए जाते थे। रोज हजारों की तादाद में इनके खत आते। इनमें से तकरीबन 300-400 मेरे नाम पर होते। छठे पोप के कोलंबो आने पर मैंने जो कमेंट्री की थी, उससे सिलोन का ईसाई समुदाय मुझे बेहद चाहने लगा था। अपोलो 11 के चांद पर जाने के सीधे प्रसारण ने इस तरह से पूरे एशिया में तहलका मचा दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस काम में लगी पूरी यूनिट को रात्रि भोज पर बुलाया। मेरे कुछ प्रोग्राम लता मंगेशकर नियमित रूप से सुनती। हीर रांझा में उनका गाया एक गीत उनके पास भी नहीं था। मुझसे मंगवाया तो मैंने स्पूल में रिकॉर्ड करके भिजवाया। इतनी ख्याति किसी भी अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब करने के लिए काफी होती है। गोटिया सर ने इसी दौर में मुझे एक खत लिखा था, जिसका लब्बो लुआब ये था कि अभी जहां कहीं हो वो बस एक मुकाम है, उसे मंजिल समझने की भूल मत करना। मेरी मंजिल कहीं और थी। मंजिल जहां कहीं भी हो, जो मुकाम मैंने उस दौर में हासिल कर लिया था, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ चीजें आपके वश में नहीं होती। अपना वजूद खत्म सा हो जाता है और आप हवा में उड़ने वाले पत्ते की तरह डोलने लगते हैं। आपका रुख क्या होगा ये आप भी नहीं, हवा तय करती है। कभी ये आपको उड़ाकर दूर ले जाती है तो कभी ये थम कर जमीन पर गिरा देती है। मेरे मामले में ठीक यही हुआ। हवाएं अचानक बहना बंद हो गईं और मैं अर्श से फर्श पर आ गिरा। उन दिनों को याद करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेडियो सिलोन ने जैसी मकबूलियत हासिल की, वो आकाशवाणी के लिए एक चुनौती थी। हालांकि इसमें बड़ा योगदान खुद उसकी प्रसारण नीति का था। केसकर साहब के सूचना और प्रसारण मंत्री होते हुए फिल्मी गानों का प्रसारण बंद कर दिया गया था। वे इसे हल्की चीज मानते थे जो हवाओं में जल्दी फैलती है। रेडियो सिलोन ने मौके का फायदा उठाया और वो घर घर में बजने लगा। उस दौर में लोग रेडियो खरीदने जाते तो इस बात की तस्दीक करते कि उसमें रेडियो सिलोन आ रहा है या नहीं। वो वॉल्ट सेट वाला जमाना था। ट्रांजिस्टर बहुत बाद में आए। पुराने लोग लंबे समय तक रेडियो को लेकर नॉस्टैल्जिक रहे।
वे कहते थे कि इसमें आवाज बहुत अच्छी आती है। बात एक हद तक सही भी थी। वॉल्व वाले सेट आकार में थोड़े बड़े होते थे, तो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था। आम जुबा में कहें तो आवाज में गहराई मिलती थी। ट्रांजिस्टर का चलन आने के बाद इसे साथ लेकर घूमने का चलन भी शुरू हुआ। दूध वाले या दीगर शौकीन किस्म के लोग इसे साइकिल में लटका कर चलते। मर्फी रेडियो वालों के विज्ञापन में तब एक मर्फी बॉय बड़ा मशहूर हुआ करता था। बहरहाल विविध भारती शुरू करने का विचार सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर के जहन में आया, जो उस समय आकाशवाणी के महानिदेशक थे। इसे मूर्त रूप देने में उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा का भी सहयोग लिया और 1957 में विविध भारती आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें असल रंग तब आया जब 1967 में इसकी विज्ञापन प्रसारण सेवा या व्यावसायिक सेवा प्रारंभ हुई। मैं जब भी छुट्टियों में मुंबई आता तो अमीन सायानी साहब कहते, मियाँ यहाँ क्या कर रहे हो, यानी सिलोन में क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, पैसों की बारिश हो रही है। ये बात उन्होंने कई बार कई तरह से कही। कभी बात किसी और मसले पर हो रही होती, तब भी वे अचानक कह उठते, बारिश तेज है, छाता लेकर आना। उनके इशारों ने मेरे दिमाग में खलल पैदा कर दिया। क्या मुझे रेडियो सिलोन छोड़कर मुंबई चले जाना चाहिए? यह सवाल बार बार मेरे सामने खड़ा हो जाता। इंसान के पास खोने को कुछ ना हो तो फैसला लेने में वक्त नहीं लगता, पर कुछ हो तो लगता है। मेरे पास कुछ ज्यादा ही था। खुद से ही जूझते हुए आखिरकार एक दिन मैं फैसले पर पहुंच गया और मैंने श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस थमा दिया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वानन कोरिया साहब अवाक रह गए। वे मुझे बहुत चाहते थे। आगे चलकर उन्होंने मुझे बीबीसी लंदन के लिए भी बड़ी पेशकश की थी। वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे और खबर यह भी थी कि वे इमिग्रेशन वालों के जरिए मुझे श्रीलंका से निकलने न देने का जुगाड़ बैठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नोटिस देने के बाद मैं 1 महीने की तनख्वाह के साथ नौकरी छोड़ूंगा, पर मैंने इतना लंबा इंतजार नहीं किया। इधर नोटिस थमाई और उधर अगले ही दिन कोलंबो से बोरिया बिस्तर बांध लिया। मुंबई में मुसीबतें मेरा इंतजार कर रही थीं। जिस बारिश का जिक्र अमीन साहब कर रहे थे, मौसम कुछ वैसा तो बनता दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं रोज सुबह उनके दफ्तर में जाकर बैठ जाता, दुआ सलाम होती, चाय कॉफी पी जाती और शाम को बैरंग लौट आते। यह सिलसिला लंबा खिंचने लगा। कहां तो कोलंबो में काम से अवकाश नहीं था और यहां काम का पता नहीं था। मैं अपने आप से पूछने लगा कि क्या यह एक गलत फैसला था। इस सवाल का कोई जवाब तो नहीं मिलता। अलबत्ता मन थोड़ी हताशा से भर जाता। एक उम्मीद तो थी कि अमीन साहब काम पर लगाएंगे, मगर कब? माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। हताशा बढ़ने लगी थी। अमीन साहब शायद मुझे आजमा रहे थे और मैं सोच रहा था कि यही है आजमाना, तो सताना किसे कहते हैं। एक दिन यूं ही सुबह सुबह बेमतलब कॉफी सुड़कते हुए अमीन साहब के असिस्टेंट गुलाम हुसैन ने मुझसे पूछा, मियाँ एक रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी आवाज दोगे? नेकी और पूछ पूछ प्रस्ताव मैंने फौरन लपक लिया। मुझे लगा कि यह प्रसारण विविध भारती से होगा। पता चला कि यह रेडियो फिजी के लिए था, पर इस काम के लिए मुझे 50 रुपया मिले। मुझे बहुत दिनों के बाद कुछ रुपए हासिल हुए थे। इन 50 रुपयों की असली कीमत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते अगर आप इन हालात से गुजरे न हों। इस सिलसिले का एक फायदा यह हुआ कि रिकॉर्डिंग करते हुए कुसुम जी ने मुझे सुन लिया। कुसुम कपूर जनरल थोरात की बड़ी बेटी और एक्टर राहुल बोस की मौसी। स्टूडियो का नाम ट्रॉक था, जो बाद में
RTVC यानी रेडियो टीवी कमर्शियल्स कहलाता रहा। रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने मेरी आवाज की नहीं, बल्कि मेरी स्क्रिप्ट की तारीफ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। उस समय जो हालात थे, मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने हां की तो उन्होंने मुझे पोखरण में हुए परमाणु विस्फोट पर लिखने को कहा। वक्त शायद मेरा इम्तिहान लेने को आमादा था। कोई इश्क मोहब्बत वाली फिल्मी सी कहानी होती तो बात और थी। उन्होंने मुझे निहायत अजीब सा रूखा सूखा विषय पकड़ा दिया, जिसके बारे में न तो मेरी ज्यादा मालूमात थी, न लिख पाने की कोई गुंजाइश बनती नजर आती थी। मैं तब शिव कुमार सरोज जी के घर में टिका हुआ था। रेडियो सिलोन में भी वे मेरे सीनियर थे, प्यार से मुन्ना कहते थे। मैंने उनके यहां से पुराने अखबार निकाले, पोखरण से संबंधित जो भी खबर मिली उसकी कतरन निकाल ली। रात को उनकी बालकनी में बैठ गया, एक एक पन्ना लिखता और उन्हें फाड़ कर फेंकता जाता। रात काली थी, ऊपर आसमान में चांद सितारे आपस में बातें कर रहे थे और शायद मेरी बेबसी पर हंस रहे थे। चांद का मुंह टेढ़ा था और वो मुझे चिढ़ाने में लगा हुआ था। मैंने उधर देखना बंद कर दिया। अंधेरा छटने लगा था। अंधेरे को छटना ही होता है। सरोज जी उठे और स्नेह से कहा, अरे मुन्ना, रात भर यहीं बैठे रहे। उन्होंने प्याली में चाय लाकर दी। चाय पीते पीते जहन में कुछ बिजली सी चमकी। मैंने 3 किरदार बनाए। समय, जिसमें सब कुछ घटित होता है, गति, जो घटनाओं को आगे बढ़ाती है, और इतिहास, जो इन्हें दर्ज करता है। जो काम सारी रात नहीं हुआ वो 1 घंटे में मुकम्मल हो गया। एक ठीक ठाक स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थी। मुझसे और सब्र नहीं हुआ। मैंने ब्रश भी नहीं किया। स्क्रिप्ट हाथ में ली और टैक्सी कर स्टूडियो की ओर भागा। यह भी दिमाग में नहीं आया कि इतनी सुबह वहां कौन आया होगा। कोई नहीं था। मैंने इंतजार किया। बहुत देर बाद कोई आया और दरवाजे खोले। सफाई हुई। मैं कागज हाथों में लिए बैठा रहा। कुसुम जी आई तो मेरे हुलिये के कारण उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। याद दिलाना पड़ा। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और पढ़कर उछल पड़ी। टैक्सी लेकर हम लोग प्रोड्यूसर के यहां रवाना हो गए। वे 2-3 स्क्रिप्ट खारिज कर चुके थे। कुसुम जी ने मेरी ताजी स्क्रिप्ट उनके हाथों में देते हुए कहा, इसे रिजेक्ट करके बताइए। इधर एक घटना और हुई। हसन रिजवी साहब कुछ कारणों से लखनऊ गए हुए थे। वहां उनकी तबीयत नासाज हो गई। ये वही हसन रिजवी साहब हैं जिनकी आवाज आपको मुगल आजम में सुनाई पड़ती है, बादब बा मुलाहजा होशियार। इसके अलावा उनका एक विज्ञापन, लाइफ बॉय साबुन में मिले छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, कोई 30-40 बरस तक चलता रहा। बहुत सारे कार्यक्रमों में उनकी आवाज जानी थी। वे नहीं आ पाए तो कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे हिस्से में आई। काम जमने लगा। मौसम बदलने लगा। गर्मियों वाली उमस उतनी हो गई थी कि अब बारिश के आसार बनने लगे थे। कुछ फिल्मों की झलकियां भी मिली। यह गीत के मुखड़े के साथ संवाद को जोड़कर बनाया जाता है। कसौटी अमिताभ बच्चन की नाकाम फिल्म थी, पर मेरी बनाई हुई झलकी बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। घर जाता सोसाइटी के बच्चे इसे दोहरा रहे होते। शोहरत होने लगी। बदनामी की तरह शोहरत भी फैलती है, भले ही वक्त कुछ ज्यादा लगता है। शोहरत अमीन साहब के कानों तक भी पहुंची। जितना आजमाना था आजमा लिया। अब वो पिघलने लगे थे। रसधार बहने लगी थी। तब रेडियो और टेलीविजन में आवाज के जरिए काम करने वालों की एक संस्था, रापा, रेडियो अनाउंसर्स एंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, हुआ करती थी। संस्था का बहुत नाम था और इसके चेयरमैन विनोद शर्मा हुआ करते थे। मैं उन्हें पंडित जी के संबोधन से बुलाता था।
वे शानदार आवाज के मालिक थे और बहुत अच्छे कॉपीराइटर भी माने जाते थे। दूध सी सफेदी निरमा से आए और जो प्रेस्टिज से करें प्यार जैसे विज्ञापनों की मशहूर पंक्तियां इन्हीं विनोद शर्मा की लिखी हुई हैं। शर्मा जी मस्त मौला किस्म के इंसान थे। रोज शाम को रस रंजन की महफिल जमाते थे। ये काम सामूहिक योगदान की भावना से चलता था। जो भी अनाउंसर या प्रोड्यूसर उनके पास पहुंचते, उन्हें अपनी कमाई से एक तयशुदा हिस्सा इस पवित्र कार्य के लिए अर्पित करना होता। बिरयानी वगैरह मंगाई जाती और देर शाम तक माहौल मस्त रंगीन हो जाता। इस महफिल का एक सम्मानीय सदस्य मैं भी हुआ करता था। एक दिन पता नहीं पंडित जी को क्या सूझी कि उन्होंने अमीन सायानी साहब से कहा कि वे रापा के चेयरमैन बन जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अमीन साहब तैयार नहीं थे। मान मनोवल के बाद वे किसी तरह बड़ी ही अनिच्छा से तैयार हुए। अभी चुनाव को कुछ ही दिन रह गए थे कि पता चला कि पंडित जी ने अपना नामांकन भी भर दिया है। हम सब अवाक। अमीन साहब ने कहा कि मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं। मैं अड़ गया। मैंने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब आपको अपना नाम वापस नहीं लेना चाहिए। रापा में उन दिनों दो तरह के गुट चला करते थे। एक समूह कोलाबा ग्रुप कहलाता था और दूसरा वर्ली ग्रुप। हम लोग कोलाबा वाले थे। मैं चाहता था कि हम लोग अमीन साहब की ओर से इस चुनाव में उनका प्रचार करें। उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। बावजूद इसके अपन अपने स्टूडियो से अठन्नी वाला फोन घुमाकर चुनाव प्रसार करते रहे। पंडित जी को यह बात बेहद नागवार गुजरी। एक दिन शाम रस रंजन की मात्रा शायद कुछ ज्यादा हो गई होगी। स्टूडियो में ही उनका फोन आया और कहा कि वर्ली से गुजरते हुए मुझे अपनी टांगें जरा संभाल कर रखनी चाहिए। हो, स्टूडियो में जो चपरासी थे, हम उन्हें मामा कहा करते थे। मैंने पैसे थमाते हुए उनसे तैश में कहा, मामा जरा एक पौवा ला दो। मामा के सामने कभी पी नहीं थी। वे थोड़े हैरान हुए, पर सामान आ गया। मैंने फिल्मी अंदाज में बोतल खाली की और वर्ली के स्टूडियो पहुंच गया। पंडित जी वहां नहीं थे। मैं उनके घर पहुंचा। घंटी बजाई। उनकी श्रीमती जी बाहर निकली। मैंने कहा, भाभी जी प्रणाम, पंडित जी हैं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, पंडित जी घर पर ही होंगे। वे थोड़ी नाराज हुई। पूछा, कोई जरूरी काम था? मैंने कहा, जी अपनी टांगे तुड़वानी थी। अपने इस कारनामे की खबर अगले दिन अमीन साहब तक पहुंच गई। बेहद नाराज हुए। कहा कि वे इन्हीं सब वजहों से चुनाव वगैरह से दूर रहना चाहते थे और लगे हाथ उन्होंने ये सलाह भी दे दी कि अगर गुंडई ही करनी है तो मुझे जबलपुर वापस चले जाना चाहिए। गल्ले की दुकान का मेरा पुराना अनुभव काम आ सकता है। बहरहाल ना तो अपना इरादा जबलपुर लौटने का था और ना अपनी रुचि नमक तेल साबुन बेचने की थी। अपन हनुमान जी की तरह डटे रहे और चुनाव वाले दिन एक एक वोटर को अपनी कार में ढोते रहे। सब कुछ करने के बाद भी अमीन साहब एक वोट से चुनाव हार गए। वे मेरे पास आए और मुझसे कहा, मियां, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे? वे अपनी गाड़ी लेकर आए थे, पर चलाने की हिम्मत नहीं थी। अमीन साहब कहते हैं कि मेरी आवाज बोलती है, खुदा की नेमत है। मैं समझ नहीं पाता। पूछता हूं कि आपकी आवाज क्या कम है? आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वे कहते हैं उनकी मशहूरियत आवाज की वजह से नहीं, अंदाज की वजह से है। उनका दिया हुआ गुरु मंत्र मैंने हमेशा याद रखा। वे कहते हैं, दिल से बोलो तो आवाज दिल तक पहुंचेगी। मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच रही है ना?